हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम अंकित सर के मॉक टेस्ट का सलूशन करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो अंकित सर का एसएससी जीडी पेड टेस्ट सीरीज आया हुआ है, ये पेड है। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हमने 6 मॉक टेस्ट तक करा दिया है। आगे का जो आज हमारा होगा 7वां मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज से आपके पास पर डे 2 वीडियो आएगा जो कि पेड मॉक का होगा, और एक जो है मिनी मॉक छूटा हुआ है उसे आज हम करा देंगे। ठीक है, मिनी मॉक आपका हो जाएगा जो कि आपका 4 तारीख को शायद था। 4 तारीख वाला मिनी मॉक छूट गया है, उसे आज हम सॉल्व करा देंगे। अभी फिलहाल हम लोग पेड मॉक को देखेंगे, जिसमें से हमारा जो है 7वां मॉक को देखना है। ठीक है, कल वीकली मॉक को हम सॉल्व किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन फंसा होगा तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और जो 6 वीडियो जो पेड मॉक है, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाकर पिछला 6 जो है मॉक टेस्ट का सोल्यूशन देख सकते हैं। आज आपका 7वां हो जाएगा। अगर इसमें जितना भी मॉक टेस्ट है, अगर आप इसका सोल्यूशन केवल कर लेते हैं तो आप एग्जाम में आराम से 20 में 20 कर पाइएगा, क्योंकि इसके साथ साथ ये तो आपका पेड है, इससे बहुत सारे लोग नहीं ले पाए हैं। ठीक है, ये तो आपका पेड है, यहाँ से आपका बहुत सारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ जो आपका मिनी मॉक है, मिनी मॉक और प्लस वीकली मॉक, दोनों का हम सोल्यूशन कराते हैं, और ये फ्री होता है। तो ये इसे बहुत सारे लोग देते हैं, लगभग 1 लाख 1.5 लाख लोग इस मॉक को देते हैं। तो आप भी यहाँ से देखिए, यहाँ तो फ्री है, फ्री वाले मॉक तो सभी देते हैं, इसका भी हम सोल्यूशन कराते हैं। और साथ ही साथ पेड वाले बहुत कम लोग लिए हैं, तो उसका भी हम लोग सोल्यूशन करा देते हैं। ठीक है, यहाँ से आप पेड मॉक, इसमें हम केवल मैथ के क्वेश्चन को ही देखते हैं, जो कि हमारा 20 क्वेश्चन रहता है, और कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे तरह से जो है समझाते हुए सॉल्व करा दें। और कम से कम टाइम भी लेते हैं, हम कोशिश करते हैं कि 25 से 30 मिनट के अंदर समय भी ले और आपको पूरा समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम इसमें 7वें मॉक को सॉल्व करेंगे, और कहीं भी कोई भी डाउट रहेगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। वैसे हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको कहीं डाउट ना रहे। देखिए, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम का ग्रुप, आपको लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, मेरा टेलीग्राम का जो है आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का ग्रुप है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ से जो है आप कोई भी क्वेश्चन अगर आप डालिएगा तो वहाँ आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ नीचे में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पेड मॉक को। यहाँ देखिए 6 तक हो गया है, आज हम इसके 7वें मॉक को देखेंगे। देखिए, यहाँ 60 मिनट का टाइम रहेगा, जिसमें आपको एग्जाम में 80 क्वेश्चन पूछेगा, और 80 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, जो कि हमारा मैथ का होगा। तो चलिए अब हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अब तो ये कह रहे क्वेश्चन है कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो ये आपको सीधे याद होना चाहिए कि 50 से छोटी कितना होना चाहिए, 15। अगर आपको याद है तो एक बार में मार दीजिएगा, नहीं तो आपको अभाज्य संख्या लिखना पड़ेगा। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या जो कि केवल एक से और स्वयं से विभाजित हो। एक और स्वयं यानी कि सेल्फ से विभाजित हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारे पास 2 होती है। 2 के बाद 3 हो जाएगी, और 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या होती है जो कि सम संख्या होती है। ठीक है, 3 के बाद 5 हो जाएगा, 5 के बाद 7 हो जाएगा, 7 के बाद 11 हो जाएगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से भी विभाजित होता है। ठीक है, 11 के बाद 13 हो जाएगा, 13 के बाद 17 हो जाएगा, 17 के बाद 19 हो जाएगा, 19 के बाद 23 हो जाएगा, 23 के बाद क्या हो जाएगा, 23 के बाद 29 हो जाएगा, 29 के बाद क्या हो जाएगा, 29 के बाद 31 हो जाएगा, 31 के बाद क्या हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा, 37 के बाद क्या हो जाएगा, तो 37 के बाद 41 हो जाएगा, फिर 43 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। यही हो जाएगा टोटल संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यह टोटल 15 आ गया। यही जो होता है आपका अभाज्य संख्या होता है 15, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको कम से कम इतना याद होना चाहिए। 50 से अंडर पूछेगा, 50 से अगर नीचे पूछेगा तो 15 होता है, और 50 से ऊपर यानी कि 100 तक में जो होता है हमारे पास 10 होता है। ये आपको याद होना चाहिए। 1 से 100 तक में टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 25। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन करें कि 60 रुपये प्रति किलो चावल को 42 रुपये प्रति किलो चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 56 रुपये प्रति किलो बेचने पर 12% का लाभ हो। अब समझिए, 60 रुपये प्रति किलो अगर मिला रहे हैं, और साथ ही साथ 42 रुपये प्रति किलो मिला रहे हैं, और बेच कितना में रहे हैं, 56 रुपये में, तो यहाँ भी हमें क्रैमुल ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि सभी जगह देखिए ये भी क्रैमुल है, ये भी क्रैमुल है, तो इसको भी क्रैमुल करना पड़ेगा। और जैसे ही 56 में बेच रहे हैं तो ये 112% का मान है। 56 जो है 12% के लाभ पर हो रहा है, तो 100% का निकाल देंगे तो वो भी क्रैमुल निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए रेशियो 56 दूनी का 112 हो जाएगा, 2 से इसको कटाएंगे तो 50 हो जाएगा। अब यहाँ बीच में 50 आ गया, 60 में से 50 गया, क्या बचा 10, यहाँ अंतर लिखते हैं। और 42 में से मतलब 50 में से 42 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। 2 से कटाएंगे तो 4, और 2 से इसको कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो 4:5 के रेशियो में जो है उन्हें मिलाना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। देखिए बीच में हम देखिए ऊपर में जो है, अगर ऊपर में क्रैमुल है तो हमें बीच वाला पार्ट भी क्रैमुल ही लेना पड़ेगा। जब 56 का मान 112% है, यानी कि 12% का प्रॉफिट है, तो क्रैमुल क्या हो जाएगा, 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिला रहे हैं, तो बस एलिगेशन लगा दीजिएगा, आपका आंसर जो है आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे 15 नल एक टंकी को 36 मिनट में भर सकता है। 1 घंटे में टंकी को भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी? यानी कि देखिए 15 नल जो है किसी टंकी को 36 मिनट में भर सकता है, ये टंकी की एफिशिएंसी होगी। और उसे जो है टंकी को 60 मिनट में भरना है। 1 घंटा का मतलब क्या होता है? 1 घंटा का मतलब 60 मिनट होता है। 60 मिनट में भरना है तो कितना नल की आवश्यकता हो जाएगा? 15 चौके 60, 4 से इसको काटेंगे तो कितना 9, यानी कि 9 नल जब रहेगा तो उसे 1 घंटे में भर देगा। 9 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करें कि दो संख्या का अंतर दिया है 10, उनका एलसीएम है 120 और एचसीएफ है 10, तो संख्या का योग क्या है? मान लीजिए देखिए दोनों संख्या का अंतर दिया, मान लीजिए संख्या है ए है और बी है, ए और बी का अंतर कितना दिया है? तो ए और बी का अंतर दिया है 10, ठीक है। उसके बाद संख्या का गुणनफल यानी कि ए इंटू का बी, संख्या का गुणनफल कितना होता है? तो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ये होता है ना, यानी कि ये कितना हो जाएगा 120 और गुना का 10 यानी कि 1200 के बराबर हो गया। 1200 के बराबर आ गया क्या? तो संख्या का गुणनफल आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम डायरेक्ट अगर चाहेंगे तो मान अगर पुट करते हैं, यानी कि अगर इसका मान ए का मान 40 और बी का मान 30 रखते हैं तो दोनों तरफ सेटिस्फाई कर जाएगा। इन दोनों का अंतर भी 10 के बराबर आ जाएगा और इन दोनों का गुणनफल भी 1200 के बराबर आ जाएगा, यानी कि 40 और 30 मान रखने पर हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ से दिमाग लगाइए तो ठीक है, नहीं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर भी बनाइएगा तो आपका यहाँ से भी आंसर आ सकता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ऐसा दिया ही जाता है कि आपको एक मतलब 1 सेकंड के दिमाग में आप ऐसा सेट कर पाइएगा, ठीक है। अब हमें संख्या पता चल गया, ए का मान 40 और बी का मान 30, दोनों का योग हमसे पूछ रहा है, यानी कि ए और बी का योग पूछ रहा है। तो 40 और 30 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 70। 70 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ आप दिमाग ही लगाइएगा, एग्जाम में आपसे आराम से बन जाएगा, नहीं तो फिर फॉर्मूला पर बनाइएगा तो आपसे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। फॉर्मूला पर भी कहिएगा तो हम आपको बता देंगे, वैसे फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूला जानते भी हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करेंगे यदि एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया है, तो शंकु का आयतन क्या होना चाहिए? देखिए शंकु का पहले आयतन का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अब यहाँ से हमें हमारे पास क्या क्या पता है? तो एच का मान पता है, कितना दिया है? तो 8 दिया है। और तिर्यक ऊंचाई किसे कहते हैं? यानी कि एल, तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल, एल का मान किसके बराबर दिया है? 10 के बराबर दिया है। तो हमें आर का तो पता नहीं है, तो आर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? तो रूट अंडर एल स्क्वायर अब माइनस का एच स्क्वायर होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। तो एल का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो रूट में 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, अब माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 64 हो जाएगा। तो 100 में से 64 गया, रूट ओवर 36 बचा, 36 को हम बाहर निकालेंगे तो 6 हो गया, यानी कि आर बराबर हमारा निकल कर आ गया 6। अब बस इस फॉर्मूले पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो क्या करेंगे? तो 1/3 पाई की जगह हमें 22/7 लेना है तो 22/7 कर देंगे। आर स्क्वायर यानी कि 6 इंटू का 6 हो जाएगा, और एच का मान कितना है? तो 8 है, तो 8 कर देंगे। और बस इसे सॉल्व कर दीजिए, 3 से इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 3 से इसको घटा दिए तो 2 हो गया। अब देखिए अप्रॉक्स में अगर हम आंसर के पास पहुंचना चाहें तो इसको मान लीजिए 3 से पूरा कट गया, 7 3 21, 3 से कुछ कट गया, 3 से कुछ ज़्यादा होगा लेकिन 3 मान लेते हैं। अब गुना कीजिए, 3 दूनी का 6, 6 6 36, 36 में और हमें 8 से गुना करना है। 36 में हम 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 8 चौक 48 हो जाएगा, 8 8 3 के 24, 24 और 4 कितना होता है? 288, यही हो जाएगा। इससे कुछ ज़्यादा आंसर आएगा। 288 से ज़्यादा कौन सा ऑप्शन है? या तो देखिए, या तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो यहाँ आपको सॉल्व करना पड़ेगा, अप्रॉक्स में आंसर नहीं आ पाएगा। अब सिंपल इसे गुना कीजिए, यानी कि अगर हम 22 में, यहाँ कटाइए मत क्योंकि यहाँ दो ऑप्शन एक ही करीब में है, 301 भी है 299 में। अब इसमें से कौन सा आंसर होगा, अब इसके लिए आपको पूरा गुना करना पड़ेगा। देखिए अब देखिए हम इस 3 को हटा देते हैं, ये जो 3 है अब इसे हम लोग हटाकर एक बार फिर से गुना करते हैं। यहाँ अप्रॉक्स में आंसर नहीं आ पाया। देखिए अब हमें यहाँ इतना पता है, 3 से इसको कटा दिए तो 2 हो गया, 22 दूनी का 44, 44 में हमें 44 गुना 6 गुना 8 करना है, यानी कि 44 में 6 से पहले गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, और फिर 8 से गुना करना है, तो 6 से गुना करेंगे, 6 चौके 24, ठीक है, 6 चौके 24 और 2 26, 264 में फिर 8 से गुना कर दीजिए तो 8 चौके 32 हो जाएगा, 8 चौक 48, 48 और 3 कितना होता है? 51 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 5 21, यानी कि इसमें अब 7 से भाग दे दीजिए, 7 3 21। अब इकाई अंक से हमें पता चल गया कि यही हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कीजिए तो 301.71 निकल कर आ जाएगा। तो इतना आपको सॉल्व नहीं करना है, जब 7 से इसको कटाएंगे तो 3 से पहले कटेगा, और जो कि एक ही ऑप्शन में 3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम अप्रॉक्स में अगर मानते तो एकदम दोनों एक दूसरे के करीब होता है, अगर हम इसे टिक कर देते तो हमसे बना हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको अप्रॉक्स में भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ केवल फॉर्मूला था और कुछ था नहीं, अब बस इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिए।
सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 प्लस का 2 है और प्लस 4, अब बटे में कितना हो जाएगा, तो ए प्लस 6 हो जाएगा। ए प्लस 6 और गुना का 2 है तो गुना 2 कर देंगे, बराबर किसके है, तो 16 और बटे में 7 के है। अब देखिए 7 में इससे गुना करेंगे, 7 में करेंगे तो 7 दूनी का 14 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी का 8, 8 सात है कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यही हो जाएगा ना। और फिर नहीं, पहले यहाँ से नहीं हो पाएगा, इसका ये एलसीएम में है ना। देखिए अगर इसको हम लोग करते हैं तो यहाँ पहले इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस का 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस का 12, 2a प्लस का 12 और प्लस का 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। 7 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी का 14 है और प्लस का 12 8 20, 20 सात 140 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, तो 16a प्लस का 96 के बराबर हो जाएगा, 16 छक्का 96 के बराबर हो जाएगा। 16 में से 14 गया तो कितना बचा, 2a बचा, और 140 में से 96 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 10 में से 6 गया 4 और यहाँ 13 में से 9 गया 4, 44 बचा। तो ए का मान किसके बराबर आ गया, तो 2 से ये कट जाएगा, 22 के बराबर हो जाएगा। तो 22 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया, ए में दिया, ठीक है। तो इसे आप सिंपल सॉल्व करना था और कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए निकल कर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन करें, किसी समलंब चतुर्भुज की दो समानांतर भुजाएं दिया है 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। यदि उस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर में दिया है, आंसर मीटर में पूछ रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए समलंब चतुर्भुज का आपका जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए एरिया का। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग, मान लीजिए समानांतर भुजा ए है और बी है, समानांतर भुजाओं का योग इंटू का ऊंचाई, यही होता है ना। अब आपको फॉर्मूला बैठा दीजिए, 1/2 करेंगे और इंटू में कितना हो जाएगा, तो 17 और प्लस का 15 हो जाएगा, 17 और प्लस का 15 इंटू ऊंचाई कितना है, 6 है। अब देखिए इसको अगर हम जो क्या हो जाएगा, 1/2 17 और 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 32। ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में हम चेंज कर दिए, और ये भी हमारा सेंटीमीटर में है तो इसको भी हम मीटर में चेंज कर दिए, क्योंकि मीटर में हमें आंसर चाहिए। अब बस इसे सॉल्व कर दीजिए, 2 से कटाएंगे तो 16 हो जाएगा, 16 छक्का 96 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2 और 2 4 अंक चाहिए, पॉइंट बढ़ जाएगा 4 अंक के बाद, यानी कि 0.0096 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 0.0096 एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जब देखिए यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ मीटर में पूछ रहा है कि सेंटीमीटर में, अगर ब्रैकेट में कुछ दिया है तो सोचिए कि वो कुछ अलग पूछना चाहता है। यही क्वेश्चन आप सिली मिस्टेक के चलते आप क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, कि 10 संख्या का औसत 42 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए प्रत्येक संख्या में जो हम वृद्धि करेंगे वही हमारा औसत में भी वृद्धि हो जाएगा। पहले औसत अगर 42 था तो प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि किया है तो औसत भी 5 बढ़ जाएगा, यानी कि औसत कितना हो जाएगा, अब 47 हो जाएगा। 47 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि एक नाव धारा के प्रतिकूल जो है 9 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी और धारा के अनुकूल 3 घंटे में समान दूरी तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल। देखिए धारा के प्रतिकूल यानी कि नाव की चाल और धारा की चाल आपस में माइनस होगा, तो क्या हो रहा है, 36 किलोमीटर जाने में उसे 9 घंटे का समय लग रहा है। अब वहीं धारा की चाल यानी कि धारा के अनुकूल जा रही है तो उसके साथ चलेगी, तो इसी 36 किलोमीटर को वो 3 घंटे में कवर कर देगी, ठीक है। यहाँ कटाएंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, 12, और यहाँ कटाएंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, 4। तो हमें नाव की चाल बताना है, तो नाव की चाल क्या होगा, तो दोनों का योग यानी कि 12 और 4 को जोड़ेंगे तो 16, अब बटे में 2, 16 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 8। 8 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नाव की गति ही पूछ रहा था, 8 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि यहाँ रेशियो दिया हुआ है और इसका मान हमें बताना है, तो क्या क्या दिया है, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना है, तो 2:3:4 है, 2:3:4 दिया हुआ है। तो यहाँ से ए बटे में बी पहले लिखिए, यहाँ ए बटे में बी हो जाएगा, रेशियो में बी बटे में सी हो जाएगा और रेशियो में सी बटे में ए। अब बस सिंपल लिखिए, ए बटे में बी यानी कि 2/3 हो जाएगा, रेशियो बी बटे में सी यानी कि 3/4 हो जाएगा, और रेशियो में कितना दिया है, सी बटे में ए यानी कि 4/2 हो जाएगा। अब देखिए इसको कटाइए मत, सिंपल। अब देखिए 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है ना, बस टोटल में 12 से गुना कर दीजिए। 12 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 यानी कि 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 यानी कि 3 तिरी के 9 हो जाएगा, रेशियो 2 छक्के 12, 6 चौके 24 हो जाएगा, यानी कि 8:9:24 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 है कि 342 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। यह रेलगाड़ी 438 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? अब समझिए, जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई के साथ साथ उस रेलगाड़ी जो है उस पुल की लंबाई, तो अपनी लंबाई को तो चलेगी ही चलेगी, साथ में उस पुल को भी पार करना पड़ेगा। हमें टाइम बताना है। टाइम बराबर आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, यानी कि जितना उसने दूरी तय किया और जिस स्पीड से तय किया। ठीक है, अब देखिए 342 मीटर तो रेलगाड़ी की ही लंबाई थी और साथ ही साथ 438 मीटर उस पुल की लंबाई को पार करना है, इतना डिस्टेंस उसे तय करना है। और उसका चाल क्या है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर पर सेकंड में भी हम चेंज कर दिए। ठीक है, अब जोड़िए 8 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 4 और 3 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 4 और 3 7 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 18 3 54, 3 5 15 हो जाएगा। 15 से 1 कट जाएगा, 15 5 75, 3 0, 15 दूनी का 30, 52 सेकंड का जो है समय लगेगा। 52 सेकंड समय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अब से 5 वर्ष बाद एबीसी की आयु का अनुपात 3:5:2 होगा। उनकी वर्तमान आयु के वर्गों का योग 525 है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है? अब समझिए, या तो आप इसे ऑप्शन से बनाइए, ऑप्शन से बनाना ही सबसे बेटर उपाय है। नहीं तो आप देखिए, हम पहले हम आपको बताते हैं कैसे कैसे बना सकते हैं। यहाँ देखिए ए है, बी है और सी है। इनका 5 वर्ष बाद अनुपात कितना दिया है? 3:5:2। और वर्तमान योग, यानी कि अगर इसका मान हम वर्तमान में जाए तो इससे 5 वर्ष घटाना पड़ेगा। अब इसका वर्ग होना चाहिए, अब प्लस का इसमें से वर्तमान योग घटाना पड़ेगा, यानी कि 5x में से 5 को घटाएंगे और इसका वर्ग करेंगे। अब प्लस 2x माइनस का 5, 2x माइनस का 5, सभी में से 5 5 वर्तमान में आ गए। अब इनका वर्ग करने पर 525 के बराबर आएगा। या तो आप इसे सॉल्व कीजिए, नहीं तो हम आपको जो बता रहे हैं, हमें बी की वर्तमान आयु चाहिए। बी की वर्तमान आयु में अगर बी का मान लेते हैं कि वर्तमान आयु 10 वर्ष है, ठीक है, बी का वर्तमान उम्र हम अगर 10 वर्ष मान लेते हैं, समझिए ये बी का उम्र हो गया, तो बी का 5 साल का बाद उम्र कितना हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा। यानी कि इस 15 का मान किसके बराबर दिया है? 5 के बराबर दिया है ना। 5 के बाद 15 का मान दिया था, ये इसका कितना बराबर हो जाएगा? ये इसका 3 गुना है, तो ये हो जाएगा 9 के बराबर। इसमें भी गुना कर देंगे 3 से, ये हो जाएगा 9 के बराबर, ये हो जाएगा 6 के बराबर। यानी कि यहाँ से ए बी सी का मान आ गया 9, 9, 15 और 6। अब 5 साल पीछे जाते हैं, 5 साल पीछे जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 वर्ष का, और ये हो जाएगा 10 वर्ष का, और ये हो जाएगा 1 वर्ष का। अब इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 16 16 और 100, 116 और 1 117 हो जाएगा। क्या 117 जो है 525 को सेटिस्फाई कर रहा है? तो नहीं, उसका मान 525 है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। आप इस तरह से चेक कीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो आप इसको सॉल्व कीजिए, अगर आपको ये हार्ड लग रहा है तो ये सबसे आसान है, क्योंकि आप फास्ट कीजिएगा, हम आपको यहाँ समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, उसके बाद अगले वाले को हम देख लेते हैं। ये ऑप्शन तो नहीं हो गया, अब ऑप्शन बी देखते हैं। बी का वर्तमान उम्र अगर 15 साल है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 20। यानी कि अगर 5 का मान 20 के बराबर है तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? तो 12 के बराबर 4 गुना है, और इसका मान 8 के बराबर हो जाएगा। फिर 5 साल घटाते हैं तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब तीनों का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा 225, और ये हो जाएगा हमारे पास 9। अब इसको भी जोड़ने पर 525 के बराबर तो आएगा नहीं, ये तो आपको देखने से पता चल रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब उसके बाद 25 वाले को चेक कर लेते हैं। 25 वाले को चेक करेंगे तो 5 का मान अगर 25 के बराबर है, यानी कि तो बी का 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 30 का उम्र हो जाएगा। तो 5 का मान अगर 30 के बराबर, सॉरी 5 का मान अगर 30 के बराबर है तो इसका मान 3 छक 18 हो जाएगा, और 2 छके 12 हो जाएगा। अब यहाँ से ए बी सी का मान 5 साल घटाएंगे तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 7। अब इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे इसको स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा। 625 से ही ये भी जो है कम है, तो ये भी तो हमारा आंसर होगा नहीं। अब जो बच गया हमारा आंसर बच गया। अब देखिए कैसे, अगर बी का मान 5 साल पहले, देखिए 5 साल पहले अगर वर्तमान में अगर 20 साल है तो 5 साल बाद बी का उम्र कितना हो जाएगा? 25 वर्ष हो जाएगा ना, 25 वर्ष। तो यहाँ से 5 का मान जब 25 के बराबर है तो 3 का मान किसके बराबर हो जाएगा? 15 के बराबर, और 2 का मान किसके बराबर हो जाएगा? 10 के बराबर हो जाएगा। अब 5 साल घटाते हैं तो यहाँ घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, और यहाँ घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब सबका स्क्वायर करते हैं, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, और इसको स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 400 है 100, 500, 525 आ गया, जो कि 525 किसके बराबर आ गया? इसी ऑप्शन के बराबर आ गया। तो यही जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप इसे ऑप्शन से ही बनाइए, भले थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ टाइम ज़्यादा लगा ना, ये तो लास्ट ऑप्शन बचा, हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन पर सेटिस्फाई कर जाता तो हमारा आंसर 1 सेकंड के अंदर आ जाता। नहीं तो ये तो आपको मेथड बता दिए, अब आप बस इसे सॉल्व कर दीजिएगा। यहाँ से भी आपका जो भी एक्स का मान आएगा वहाँ से फिर यहाँ बी का मान रख के और फिर उसमें से 5 साल घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
यही निकल कर आएगा, ठीक है। नहीं होगा तो बताइएगा, हम इसे सॉल्व करा देंगे, ठीक है। अब देखिए पीयू और टी2 एक ही जगह से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं और विपरीत दिशाओं में चलते हैं। यदि पीयू 5 घंटे की गति से चलता है और टी2 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो वे कितने समय बाद 10.5 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। अब समझिए, उन्हें समय हमें बताना है, उन्हें 10.5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है और दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। यानी कि एक चलेगा 5 के स्पीड से और एक चल रहा है 2 के विपरीत दिशा में, तो चाल छूट जाएगा। 5 या 2 7, 15 7 75, यानी कि 1.5 घंटा। 1.5 ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन था लेवल का, बाकी सब क्वेश्चन जो है आसान था। अब देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कि वृत्त का त्रिज्या अगर 10% बढ़ाए तो उसको सक्सेसिव लगा दीजिए, 10 + 10, अब प्लस का 10 × 10 बटे में 100, 10 × 10 बटे में 100। यहाँ 2 0 से 2 0 कट गया, 10 10 20 और 1 21, 21% का जो है उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 करें, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति कम कर दिए जाएं तो कार्य पूरा होने में 10 दिन अधिक लगेंगे। तो शुरुआत में व्यक्तियों की कुल संख्या, मान लीजिए कुछ n व्यक्ति थे, उन्हें काम करने में 90 दिन का समय लग रहा है, ठीक है। और 10 व्यक्ति कम कर दिया जाए तो n - 10 हो जाएगा, तो काम पूरा करने में जो है 10 दिन अधिक लगेगा। तो पहले 90 दिन लगता था, तो अब 100 दिन लगेगा। अब बस इसे सॉल्व कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ बचेगा 9n बराबर कितना हो जाएगा, 10n और माइनस का 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 10n में से n गया तो n बचा, n बराबर कितना निकल कर आ गया, 100। तो शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या क्या था, n ही था, तो शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या हो जाएगा 100, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि एक गांव की आबादी 9000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 12.5% और वार्षिक मृत्यु दर जो है 2.5% है, 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या, जन्म ले रहे हैं 12.5 लोग और मर कितने जा रहे हैं, तो मृत्यु हो रही है 2.5% लोगों की, तो अंतर कितना हो जाएगा 10% का। यानी कि प्रति वर्ष जनसंख्या जो है 10% के हिसाब से बढ़ रही है। तो पहले वर्तमान में जनसंख्या कितना है 9000, तो 3 साल बाद निकालना है, तो 10% क्या लिखेंगे 110 और बटे में 100 हो जाएगा। डायरेक्ट हम 11/10 भी लिख सकते थे, क्योंकि 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 110 बटे में 100 और 110 बटे में 100, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, क्योंकि यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ 3 0 से 3 0 को कटा दीजिए, 1 2 3 कट गया। 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है, 1331 में 9 से गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 9 3 27 हो जाएगा, 9 3 27 और 2 29 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा 9 एकम का 29, 9 एकम 9 और 2 11, 11,979 जो हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। इतना 3 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में करें कि समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि की दर से एक धनराशि जो है 2 वर्ष में 6580 और 3 वर्ष में 7896 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर बताना है। अब देखिए 3 वर्ष में राशि कितनी हो गई, 3 साल में राशि हो गया है 7896, इसे लिख लीजिए, ठीक है। और 2 वर्ष में राशि कितनी हो गई थी, तो 2 वर्ष में राशि हो गई थी 6580 रुपया। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष में राशि कितना बढ़ा है, तो 6 में से 0 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 5 गया 3, यानी कि 1316 रुपया बढ़ा है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर इस पर जितना लगेगा उसके अगले वर्ष पर उतना ब्याज बढ़ जाएगा, यानी कि 1316 रुपया ब्याज मिल रहा है किस पर, तो 6580 पर, और गुना 100 हमें रेट ही बताना है। तो यहाँ से हमें रेट जो है पता चल जाएगा, पिछले वर्ष पर ही हम कैलकुलेट कर सके, यहाँ से रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। और देखिए 13 पंजे 65, 16 5 80, ये 5 से सीधे कट जाएगा, 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20% का जो है हमें रेट प्राप्त हुआ है 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/5 भाग है तो हानि प्रतिशत बता दीजिए। विक्रय मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य का, यानी कि अगर क्रय मूल्य है और एक विक्रय मूल्य है, अगर क्रय मूल्य 5 है तो इसका विक्रय मूल्य कितना है 3, तो हानि कितना का हो रहा है 2 रुपये का हानि हो रहा है। किस 5 रुपये के सामान को 3 रुपये में बेच रहे हैं तो 2 रुपये का हानि हो रहा है, किस पर, तो क्रय मूल्य पर, और गुना 100, परसेंटेज बताना है। 5 से इसको कटाएंगे तो 20, और 20 दूनी का क्या होता है 40% का जो है उसे लॉस हो रहा है, 40% लॉस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज का वार्षिक दर प्रतिशत बताना है। देखिए 12 वर्ष में राशि जो है दुगनी हो गई, तो देखिए 1 रुपया जो हो गया 2 रुपया हो गया, यानी कि ब्याज कितना मिला 1 रुपये का, यानी कि ऐसा ही मिल गया है हमें 1 रुपये का। हमें क्या बताना है, रेट बताना है। रेट क्या होता है ऐसा ही इंटू का 100, 1 इंटू का 100, अब बटे मूलधन गुने समय, मूलधन कितना है 1 रुपया है, और समय कितना लग रहा है 12 साल, यानी कि 12 से कर देंगे। 4 से इसको कटेंगे तो 3, और 4 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 25,
तो इसको भाग दीजिए, 8 3 के 24 हो जाएगा, 1 0 फिर कितना हो जाएगा, 3 3 के 9 यानी कि 8.33% के आसपास जो है आंसर हो जाएगा। 8.33% यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आज का आखिरी सवाल देखते हैं। क्वेश्चन करेंगे, समृद्ध ने 26% की हानि पर एक सोने की अंगूठी बेची। यदि सोने की अंगूठी का क्रैमुल इतना था तो सोने की अंगूठी का भी क्रैमुल क्या हो जाएगा। 38,500 रुपये उसका क्रैमुल था सोने की अंगूठी का। ठीक है, और उसे 26% की हानि पर बेच दिया, यानी कि कितना में बेचा है तो 74% पर बेच दिया है, और बटे 100 यही उसका विक्रयमूल्य हो जाएगा। अब आप सीधे इसे गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो देखिए, अगर इसको हम कटाते हैं तो ज़्यादा हमारे लिए बेटर होगा। 20 से इसको कटाएंगे तो देखिए 20 से नहीं कटाइए, देखिए 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, 5 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से इसको कटाएंगे 5 7 35, 3 5 5 7 35, यहाँ 1 0 हो जाएगा। और फिर 2 से एक किसी एक को कटा दिए, इसको कटा दिए तो कितना हो गया, 37 हो गया। यानी कि हमें गुना करना है कितना, 770 से 37 से गुना करना है। इकाई अंक से आंसर आ पाएगा, इकाई अंक से आंसर 7 7 49, यहाँ इकाई अंक, यहाँ तो पहले 0 हो जाएगा और 0 के बाद 9 आएगा, 0 के बाद 9 आएगा तो 2 ऑप्शन में दिया है, इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, तो यहाँ से होगा नहीं, तो हमें सीधा गुना करना पड़ेगा। एक लाइन में गुना करना सीखिए, 77 में 37 से गुना करना है। ठीक है, एक 0 को भूल जाइए, पहले इसमें इससे गुना करेंगे, 7 7 49 हो जाएगा, फिर 7 7 49 और 21 कितना होता है, 49 21 70 होता है, 70 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 और 4 74 होता है, हाथ में लगा 7, 7 21 21 और 7 कितना होता है 28, यानी कि यहाँ हो जाएगा 28 49, यानी कि 28,490 रुपये में वस्तु को बेच रहे हैं। तो देखिए एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चन बन गया। अब इसे हम लोग सबमिट कर देते हैं। सबमिट हो गया है, व्यू रिजल्ट। यहाँ देखिए हम आपको 20 क्वेश्चन बनाए हैं, 20 का 20 करेक्ट है। अब इसे 6,123 लोग, पहले 4,000 लोग देते थे, अब इसे 6,000 लोग देने लगे, यानी कि 6,000 से प्लस लोग देने लगे। तो आप ही इस मॉक को दिए, अगर टेस्ट नहीं भी लिए हैं तो जितना भी मॉक हम इसे करा देंगे, आप केवल उस क्वेश्चन को कर लीजिए, आपके लिए बहुत फायदा होगा। अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो आपको मैथ और रीजनिंग में आपको हर हालत में फुल स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप मेरिट में बन पाइएगा, नहीं तो आप बाहर हो जाइएगा। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिए, क्योंकि अब आपके पास एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है। आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए और जो चैप्टर में दिक्कत हो रहा है उस चैप्टर का प्रैक्टिस कीजिए, बस आपके लिए उतना ही समय बचा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉक के सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।